नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। पंडित गोपाल दास जी वरैया द्वारा विरचित यह श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने चेतना का प्रकरण उठाया है। चेतना के अंतर्गत भी हम अभी ज्ञान चेतना की चर्चा कर रहे हैं। तो ज्ञान चेतना वो होती है जो अवांतर सत्ता, किसी भी विषय के अवांतर सत्ता को ग्रहण करता है। ठीक है, तो उसके ज्ञान चेतना के फिर हमने वैसे देखा जाए तो 8 भेद है, परंतु कहीं कहीं विवक्षा 5 हिसाब से भी मिलती है। बराबर, तो 5 कौन से देखे थे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 सम्यक ज्ञान है और 3 कुज्ञान होते हैं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। पहले के 3 उल्टे भी पाए जा सकते हैं। मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान हमेशा शुद्ध रूप ही होते हैं, वे कभी भी विभंग रूप नहीं होते हैं। उनकी मिथ्या रूप प्रवृत्ति या परिणमन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये 8 भेद हमने उपयोग मतलब ज्ञानोपयोग के देखे थे। उसमें हम मति ज्ञान की चर्चा शुरू कर चुके थे, जिसकी परिभाषा ऐसी देखी थी कि मन तथा इंद्रिय, इन 6 माध्यमों से जब कभी विषय का ज्ञान होता है तो हम कहेंगे कि वह मति ज्ञान होता है। इसके लिए ये तो एक सामान्य परिभाषा है। ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा से, जो हमने देखा था कि लोक में जिसे प्रत्यक्ष कहा जाता है कि भाई मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, कि भाई उन दोनों का एक्सीडेंट हो, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो ये प्रत्यक्षपना ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा से परिभाषा दी है। और एक परिभाषा जिनागम में प्राप्त होती है कि जो अपने भाग लिखे गए हैं उसमें उपयोग नामक एक पाठ है। तो उस उपयोग के पाठ में 2 व्यक्तियों की चर्चा चल रही है, एक दर्शनलाल और एक ज्ञानचंद। देखिए, नाम भी उन्होंने बराबर इसी हिसाब से लिए। वहाँ उपयोग का चैप्टर चल रहा है और दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, इसके हिसाब से उन्होंने नाम भी दिए हैं, दर्शनलाल और ज्ञानचंद, ऐसे 2 नाम हैं। फिर वहाँ मति ज्ञान की चर्चा जब चल रही है तब परिभाषा ऐसी बताई जाती है कि क्या है, एक मिनट। हाँ, पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया परिभाषा यहाँ लिखी गई है भागों में कि वितरक विज्ञान के पाठ में भाग 3 पाठ उपयोग, तो उसमें क्या कह रहे हैं परिभाषा? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मतलब इस परिभाषा से हमें ये समझ में आता है कि मति ज्ञान सिर्फ बाह्य विषयों को जानने के लिए कार्यकारी नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा को भी जब जानना होता है, स्वयं को भी जब जानना होता है, तो उसके लिए भी कार्यकारी है। और वहाँ किसी इंद्रिय या मन की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी हम अपनी आत्मा को जानेंगे अनुभूति के काल में, तो वहाँ स्वयं से ही जानेंगे। क्या वो छंद भी लिखा है? वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। क्या कह रहे हैं? वस्तु विचारत ध्यावत है, मतलब तत्व चिंतन या वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए, भावना भाते हुए
जब मन भी विश्राम को प्राप्त हो जाता है, मतलब मन का भी कोई विकल्प नहीं होता है, उसकी भी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, तब कहेंगे, इंद्रियों की तो बात ही नहीं है, जब मन भी विश्राम को प्राप्त होता है तब कहेंगे कि आत्मानुभूति होती है। तो इस परिभाषा से हमें आत्मानुभूति का भी एक रास्ता खुल जाता है, बराबर है। तो इसी को आध्यात्मिक भाषा में मति ज्ञान को कहेंगे स्वानुभव प्रत्यक्ष। आप समझ रहे, हमने मति ज्ञान को 3 प्रकार से परिभाषित किया है। यदि हम सैद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं तो मति ज्ञान को परोक्ष कहा जाएगा। यदि न्याय की चर्चा चल रही है, मतलब अन्य मतियों के साथ चर्चा चल रही है, तो कहेंगे कि बाबा यह मति ज्ञान आपने बराबर कहा, वो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाएगा। और जब भी आध्यात्मिक चर्चा करेंगे तब मति ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहा जाएगा। ये सब बातों के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रकरण है, ये पठनीय है। वहाँ पर पंडित जी ने बहुत ही विस्तार से और अच्छी तरह से इस विषय को उठाया है। अभी मेरे पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक की वो PDF नहीं है, मेरे पास अगली बार होगी तो मैं आपको उसमें से अवश्य पढ़ के दिखाऊंगा। तो अभी के लिए तो वो विषय नहीं उठाएंगे, वो विषय हम अगली बार, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक से अगली बार भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मति ज्ञान की हमने चर्चा की। मति ज्ञान के हमने फिर 4 भेद देखे थे। कोई बताएगा कौन से 4 भेद देखे थे? बहुत बढ़िया, बराबर। तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के भेद हैं। तो अवग्रह की परिभाषा क्या देखी थी, उसको भी हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो क्या कहा था वहाँ? अवग्रह मतलब इंद्रिय और पदार्थ का यथा योग्य संबंध होने के बाद उत्पन्न हुए सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के पश्चात अवांतर सत्ता सहित विशेष वस्तु को ग्रहण करने वाले विशेष ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। मतलब एकदम ही मामूली जानकारी प्राप्त होना कि कुछ है, मतलब जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, हमारे सामने से कोई वस्तु गई, व्यक्ति गई, तो हमने कहा कि जब अवग्रह होता है तब कहेंगे कि यह मनुष्य है, बस हमने इतना जाना। जब इच्छा होती है, उस विषय को जानने की जो इच्छा होती है, और इसके साथ क्या टर्म ऐड करेंगे, इच्छा के साथ साथ प्रवर्तने वाला ज्ञान, उसे हम कहेंगे वह ईहा नामक मति ज्ञान है, बराबर। तो ईहा मतलब मैंने बस जाना कि हाँ वो मनुष्य है। इच्छा उत्पन्न हुई, अरे ये मेरा कोई परिचित होना चाहिए, तो जो इच्छा उत्पन्न हुई जानने की, ये ईहा नामक मति ज्ञान हुआ, बराबर। अब ईहा के बाद आता है अवाय। अवाय में एकदम निश्चिति या निर्णय हो जाता है कि वो व्यक्ति मेरा परिचित ही है, मेरा भाई ही है वो, ठीक है, ये निश्चित हो जाता है। परंतु अवाय के द्वारा किया गया निर्णय ज्यादा देर तक ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है। वो संचय तथा विस्मरण में उसमें संचय तथा विस्मरण हो सकता है अवाय के द्वारा जाने हुए विषय में। परंतु जब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जब धारणा में जाते हैं, तो वो विषय इतना पक्का बैठ जाता है ज्ञान में कि कालांतर में, अब कितने ही काल बाद पूछिए, वो विषय हमारे ज्ञान में वैसा का वैसा बना रहता है। वो कोई दुनिया की ताकत, मतलब दुनिया की ताकत तो नहीं, परंतु वहाँ संचय और विस्मरण का कोई स्कोप नहीं है। जैसे कल भी उदाहरण दिया था कि 2 + 2 = 4, ये आप छोटे बच्चे को पूछिए या बड़े वृद्ध व्यक्ति को पूछिए, वे दोनों एक ही जवाब देंगे, क्योंकि ये बात, ये जो फॉर्मूला या जो आंसर है,
ये उनके दिमाग ज्ञान में धारणा में बैठ चुका है, बस अवाय तक ही नहीं रुका है, वो धारणा में भी जा चुका है, मतलब उनके ज्ञान में एकदम पक्का बैठ चुका है, वहां संशय तथा विस्मरण की बात नहीं है। ठीक है, ये धारणा की भी बात हो गई। इसके आगे हमने 5 भेद देखे थे, वैसे 4 कहे जाते हैं परंतु 5 भी आते हैं। स्मृति, प्रत्यभि, तर्क और अनुमान। एक आगे जाए तो आगम भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका भी एक सामान्य स्वरूप जान लेते हैं, फिर हम अपने आगे का जो प्रकरण है उसके मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ कौन कौन से है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए, स्मृति जो होती है मतलब हमारा कोई स्मरण होना। अब 2 + 2 = 4 ये बस धारणा में बैठ चुका है। जब हम पेपर में वो आंसर लिखने लगते हैं तब हम याद करते हैं, जो याद करने की बात होती है हम उसे कहेंगे वो स्मरण हो गया। मतलब जब धारणा में वो विषय अच्छे से बैठ गया होता है तभी हम उस विषय को स्मरण कर सकते हैं। बराबर, जैसे हमने कोई घटना देखी कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, इसके बजाय ये खराब उदाहरण लेने के बजाय हम ये देखते हैं कि क्या उदाहरण ले। अभी देखिए, वो अभी एक थोड़ा ऐसे ही उदाहरण दे देता हूँ कि जो 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने एक 6 मारा था, लास्ट बॉल 6। अब वो 6 सबके ज्ञान में, सबके दिलो दिमाग पर इतना छाया था कि आज किसी को भी पूछिए, मतलब वो धारणा में बैठ गया था कि भाई उसने 6 मारा था। और जब कोई उनको पूछता है कि भाई लास्ट बॉल पे क्या हुआ था, मतलब कैसे जीते थे हम वो मैच, तो कहेंगे कि उसने 6 मार के मैच जिताई थी। मतलब जो 6 हमने जो कहा कि उसने 6 मारा था तो वो स्मरण के बल पर हुआ। बराबर, वो धारणा में एकदम अच्छे से बैठा था, हमें कोई संशय नहीं कि उसने 4 मारा था क्या या 6 मारा था, ना ही विस्मरण हुआ था। तो बराबर ये धारणा में भी बैठी थी और उसका हमें अच्छे से स्मरण भी होता है, तो ये स्मृति तक जाता है। ठीक है, अब ये स्मृति हो गया। अगला है प्रत्यभिज्ञान। अब प्रत्यभिज्ञान मतलब होता है जोड़ रूप ज्ञान या कहिए संकलन रूप ज्ञान। जैसे एक उदाहरण देता हूं, बरसात के दिन है हम और बादल पूरे छा चुके हैं, सर्वत्र काले काले बादल ही नजर दिखाई दे रहे हैं, सूरज की थोड़ी भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी हमें कुछ बाजार से सामान लाना है तो हम बाहर चल दिए। और जैसे ही आधे किलोमीटर की तरह आगे बढ़ चुके हैं तो एक व्यक्ति के हाथ में हमने एक काला छाता देखा। ठीक है, हमने उस काले छाते को देखकर हमें एक बात की याद आती है, अरे हमारे पास भी ऐसा ही एक काला छाता है जिसे हम अभी भूल चुके हैं। मतलब कहने की बात इतनी है, उसका काला छाता देखकर अपने काले छाते की याद आना सो प्रत्यभिज्ञान है। बराबर, मतलब कनेक्ट, मतलब दूसरे की वस्तु के साथ अपनी वस्तु रिलेट करना, कोरिलेट करना या कनेक्ट करना, ज्वाइन करना, ये सभी प्रत्यभिज्ञान में आता है। ये प्रत्यभिज्ञान मतलब है धारणा प्लस स्मृति = प्रत्यभि। ठीक है, ये प्रत्यभिज्ञान की बात है, मतलब जोड़ रूप ज्ञान। इस प्रत्यभिज्ञान के भी 4 भेद बताए गए हैं, जैसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान, पृथक्त्व प्रत्यभिज्ञान, भिन्नत्व प्रत्यभिज्ञान, और एक प्रत्यभिज्ञान है मतलब ये प्रत्यभिज्ञान के भी 4 भेद हैं। ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, अगर और विस्तार से आपको इन बारे में जानना है तो आप परीक्षा मुख सूत्र के शायद से 3रे अध्याय में इस पूरे विषय को उठाया गया है। ठीक है, वहां से भी विस्तार से जान सकते हैं। आइए अपने प्रकरण में, हम अभी प्रत्यभिज्ञान की चर्चा कर चुके हैं। अब प्रत्यभिज्ञान के बाद आता है तर्क। जैसे हमने
देखा कि ये वस्तु है, ये जो कैरी है ये अभी भी हरी ही है, मतलब पूरी ग्रीन ग्रीन है। तो हमने ये तर्क लगाया कि बाबा ये अभी तक पकी नहीं है, ये अभी तक कच्ची ही है। तो ये जो हमने एनालिसिस किया, ये एनालॉजी लगाई, तो ये कहेंगे कि हमने तर्क लगाया। और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे किसी का चेहरा एकदम नीला नीला पड़ गया होगा, तो हम क्या तर्क लगाते हैं कि इसने कुछ तो पिया हुआ है, या फिर इसके शरीर में बहुत जहर चढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमने एक तर्क लगाया, मतलब उसके चेहरे पे बहुत नीला नीलापन दिखाई दिया, इससे हमने जाना, तर्क लगाया कि इसने शायद जहर पी लिया हो। तो ये जो ज्ञान लगाते हैं ये तर्क लगाते हैं, बराबर। अभी हम अनुमान की तरफ बढ़ते हैं। अनुमान का विषय ऐसा है कि हमने किसी पहाड़ी की ओर से गुजर रहे थे और अचानक से एकदम धुआं धुआं नजर आ गया। हमने पास जाके देखा तो देखा कि अरे यहाँ तो अग्नि है, इसीलिए ये धुआं आ रहा है। अगले दिन हम फिर उसी पहाड़ी से गुजर रहे थे, अचानक से फिर वो धुआं नजर आ गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि हाँ यहाँ धुआं है, बराबर, तो यहाँ अग्नि होगी ही होगी। मतलब जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं। तो ये जो व्याप्ति का ज्ञान लगाते हैं इसे हम कहेंगे ये अनुमान ज्ञान लगाते हैं। ठीक है, ये चार भेद भी जिनागम में पाए जाते हैं। और ये ज्ञान वैसे वास्तव में परोक्ष ज्ञान है। जो हमने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा था मति ज्ञान को, सो तो सिर्फ अवग्रह, ईहा, अवय, धारणा, ये चार तक ही जाता है। स्मृति, प्रत्यभि, तर्क और अनुमान ये सब परोक्ष ज्ञान में आते हैं, ये कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी भी एक चर्चा करनी थी, तो हो गई है। अभी हम अपने मूल विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कल हम प्रश्न नंबर 93 तक आए थे, धारणा किसे कहते हैं। अब हमें 94वें प्रश्न की तरफ बढ़ना है। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए प्रश्न नंबर 94, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं। उत्तर, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के 2 भेद हैं, एक व्यक्त एक अव्यक्त। ठीक है, क्या कहा, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के 2 भेद हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। व्यक्त जैसे हम अपने आंखों से एक कुर्सी दिखाई दे रही है, तो एक विषय क्या हो गया, व्यक्त हो गया। और उदाहरण हम ये अव्यक्त के लिए ऐसा ले सकते हैं, ये स्थूल उदाहरण है अव्यक्त के लिए। जैसे हमें बहुत हाई लेवल की जुकाम हो गई है, सर्दी हो गई है, और उस काल में हमें किसी भी वस्तु की गंध नहीं आ रही है, मतलब हम कहते हैं कि स्मेल नहीं आती है, तो कहेंगे कि उस स्मेल का ज्ञान, बस हम जान तो रहे हैं कि इसकी स्मेल है परंतु हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो तब कहेंगे कि वह अव्यक्त विषय रहा, बराबर। तो ये व्यक्त और अव्यक्त मति ज्ञान के विषयभूत 2 भेद हैं, पदार्थों के 2 भेद हैं। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या अवग्रहादि ज्ञान दोनों ही प्रकार के पदार्थों का होता है। तो उत्तर, व्यक्त पदार्थों के अवग्रहादि चारों ही ज्ञान होते हैं, परंतु अव्यक्त पदार्थों का सिर्फ अवग्रह ही होता है, क्योंकि अवग्रह के भी 2 भेद हैं, अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जब वो पदार्थ व्यक्त होता है हमारे लिए, तब अवग्रहादि चारों भेद हो सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं
जब कोई पदार्थ व्यक्त होता है हमारे लिए, कोई विषय व्यक्त होता है, तब अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये चारों बातें हो सकती है। मैं कह रहा हूँ हो सकती है, जरूरी नहीं कि होनी ही चाहिए चारों बातें। अवग्रह, वो व्यक्त पदार्थ भी व्यक्त अवग्रह से कि रुक जाए, ईहा तक रुक जाए, अवाय तक रुक जाए, और हो सकता है तो धारणा तक भी रुक जाए, यहाँ कहीं भी रुक सकता है। कहने की बात इतनी है कि व्यक्त पदार्थ में पॉसिबिलिटी है कि चारों हो सकते हैं, ठीक है। परंतु अगर वो विषय अव्यक्त होगा, वो पदार्थ अव्यक्त होगा, तो सिर्फ और सिर्फ अवग्रह तक ही जाता है, उसके आगे नहीं जाता है, ठीक है। कोई आया था शायद से, कोई बात नहीं। और जब भी व्यक्त विषय से हम ज्ञान, अव्यक्त विषय से अवग्रह होता है तो उसे कहेंगे अर्थावग्रह, और जब अव्यक्त पदार्थों का अवग्रह होता है तो कहेंगे कि हुआ व्यंजनावग्रह। हमने अभी दो भेद देखे थे, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह है व्यक्त पदार्थों का अवग्रह, व्यंजनावग्रह है अव्यक्त पदार्थों का अवग्रह, ठीक है। ये दो परिभाषा भी हो गई, 96 और 97 प्रश्न भी हमारा हो गया। अभी आते हैं अर्थावग्रह की तरह। व्यंजनावग्रह भी क्या सभी इंद्रियों और मन के द्वारा होता है? तो उत्तर दे रहे हैं नहीं, व्यंजनावग्रह चक्षु और मन को छोड़कर शेष सब इंद्रियों द्वारा होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अर्थावग्रह 6 इंद्रियों से होता है, परंतु व्यंजनावग्रह सिर्फ 4 इंद्रियों के माध्यम से होता है। स्पर्श, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों के माध्यम से व्यंजनावग्रह संबंध पॉसिबल है, ठीक है। क्या कहा? मैं चाहे तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ थोड़ी सी अभी डिस्टरबेंस हो गई थी। देखिए, अर्थावग्रह यह व्यक्त पदार्थों का अवग्रह होता है। यह 6 इंद्रियों के माध्यम से हो सकता है। कौन से 6 इंद्रियां? स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन भी। ये 6 के माध्यम से, इंद्रिय और मन के माध्यम से अर्थावग्रह पॉसिबल है। परंतु व्यंजनावग्रह चक्षु और मन के माध्यम से संभव नहीं है। वो सिर्फ स्पर्श, रस, घ्राण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों के माध्यम से ही प्रवर्तता है, ठीक है। ये भी बात हमने जान ली। अभी 99वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं? तो व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के 12 भेद 6 जोड़ों में है, मतलब 6 पेयर्स है, उसके कुल 12 होते हैं। बहु एक, ये एक जोड़ा हो गया। बहुविध, एकविध, ये एक जोड़ा हो गया। क्षिप्र, अक्षिप्र, ये एक जोड़ा हो गया। अनिश्रुत, निश्रुत, ये एक जोड़ा हो गया। अनुक्त और उक्त, ये 5वां जोड़ा हो गया। और ध्रुव और ध्रुव, ये 6ठा जोड़ा हो गया। तो ऐसे कुल मिला के 6 × 2 12 भेद हमारे पास संभव है, ठीक है। अब इनका भी हम विषय जानते हैं, ये कैसे संभव है। फिर ये जानने के बाद हम देखेंगे कि मति ज्ञान के कुल भेद कितने संभव है, ठीक है। तो आइए, यहाँ पे उन्होंने फुटनोट में दिया हुआ है कि इनके स्वरूप भी किस प्रकार होते हैं। देखिए, पहला है, एक मिनट, इससे पहले देखिए, ये वैसे तो तत्व सूत्र के पहले अध्याय के 16वें सूत्र के आधार पर दिया गया है। तो वहाँ 16वां सूत्र क्या है? बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। अब यहाँ तो सिर्फ 6 नाम गिनाए गए हैं, और यहाँ तो आप 6 जोड़े कह रहे हो, मतलब 12 नाम गिना रहे हो। तो ये कैसे संभव है? तो इसलिए आचार्य देव ने
अंतिम एक शब्द डाला है सेतराणाम, मतलब अभी जितने 6 नाम गिनाए हैं एक एक के ऑपोजिट लगाते चलो। बहु कहा, बहु मतलब अपने लड़के की पत्नी, ये नहीं। बहु मतलब अब हम देखेंगे तो बहु मतलब होता है बहुत या अनेक पदार्थ। तो आइए प्रकरण में मैं ये कह रहा हूं कि बहु का ऑपोजिट एक, बहुविध का ऑपोजिट एकविध, क्षिप्र का ऑपोजिट अक्षिप्र, अनिश्रुत का हो गया निश्रुत, अनुक्त का उक्त, ध्रुव का अध्रुव। तो ऐसे 12 जोड़े उस मति ज्ञान के व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ ही समय, मतलब दोनों के हो सकते हैं, व्यक्त पदार्थ में भी हो सकते हैं, अव्यक्त पदार्थ में भी हो सकते हैं। मतलब अर्थावग्रह में भी 12 पाए जा सकते हैं, व्यंजनावग्रह में भी 12 पाए जा सकते हैं। बराबर। अभी हम एक एक करके इनका स्वरूप देखते हैं। देखिए यहाँ कहा है बहु मतलब बहुत या अनेक पदार्थ, और एक माने अल्प या एक पदार्थ। अब ये कुछ समझ में आया नहीं होगा, इसके लिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने जीव द्रव्य की पूरी राशि है, बराबर। चलिए जीव द्रव्य का अपन बाद में घटित करेंगे, अपन सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। हमारे ये भारत देश है, हमने भारत देश में से किसी एक नागरिक को उठाया। तो जब हम उस एक नागरिक को उठाते हैं, उस एक यूनिट को, एक इकाई को उठाते हैं, तो कहेंगे वो एक ऐसे व्यक्त पदार्थ का विषय, एक ऐसे व्यक्त पदार्थ का विषय हो गया। और जब हम संपूर्ण भारत देश को एक साथ ले लेते हैं, सभी भारतीयों को एक साथ ले लेते हैं, तो कहेंगे ये बहु होगा। बराबर। एक और उदाहरण लेते हैं। चक्रवर्ती की सेना है, उसमें रथ है, हाथी है, घोड़े हैं, पैदल है। तो ये अनेक अनेक कटक है, उनके अनेक अनेक भेद है, कैवलरी है, फिर ये सब जितने उनके आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये सभी उसके अंतर्गत आएंगे। हमने मान लीजिए पैदल जो सिपाही होते हैं उसमें से एक सिपाही को उठाया, तो वो एक सिपाही हो गया एक। और जब हम पूरे पैदल सिपाहियों को लेंगे, सिर्फ पैदल, हाँ, जब पूरे पैदल सिपाहियों को लेंगे तो वो हो जाएगा बहु। बराबर। ये उदाहरण समझ में आया होगा। अभी हम द्रव्यों पर भी घटित करते हैं। हमने कहा समस्त जीव द्रव्य, उसमें से हमने मान लीजिए आदिनाथ भगवान के जो सिद्ध भगवान का जीव है, हमने उसको उठाया, उनको उठाया मतलब उनको ज्ञान का विषय बनाया। सिर्फ जब उनको बनाते हैं तो वे हो गए एक, और जब पूरे जीव राशि को विषय बनाएंगे तो कहेंगे ये बहु हो जाएगा। देखिए हमने जीव द्रव्य की अपेक्षा चर्चा की। एक मतलब एक इकाई, और बहु मतलब वो किस कैटेगरी में आता है, वो पूरी कैटेगरी ले लेंगे। बराबर। ये एक और बहु हो गया। अब आते हैं एकविध और बहुविध इस भेद की तरफ। जैसे हमने देखा एक उदाहरण, हमने अब जो भारत का उदाहरण लिया था उसी उदाहरण को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। हमने भारत के एक नागरिक को उठाया, पड़ोस के पाकिस्तान के एक नागरिक को उठाया, चीन के एक नागरिक को उठाया, श्रीलंका के एक नागरिक को उठाया, नेपाल से लिया, बांग्लादेश से लिया, फिर अमेरिका से लिया, जापान से लिया। ऐसे कर करके हमने 10-15 देशों से एक एक नागरिक इकट्ठा किए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, व्यक्ति एक है परंतु कैटेगरी अलग अलग है। कोई भारतीय है, कोई पाकिस्तानी है, कोई चीनी है, कोई श्रीलंकन है, कोई अमेरिकी है। तो ये सब कैटेगरी अलग अलग है पर क्वांटिटी उनकी एक है, तो कहेंगे ये एकविध हो गया। और जब हम पूरे भारत को, पूरे पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, जापान, जब इनको एक साथ ले लेंगे, ये अलग अलग वैरायटी जब हम एक साथ ले लेंगे, देखिए बहु में सिर्फ एक वैरायटी थी पर वो पूरी थी, और यहाँ पे
बहुत सारी वैरायटियां पूरी तरह से ले ली गई है। तो बहुविध में बहुत प्रकार के पदार्थ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ प्रकार कह रहे हैं, बराबर। तो हम ये हमने देशों का उदाहरण ले लिया, और उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई गुलाब का फूल है, एक है कमल का फूल, एक है हिबिस्कस का फूल, एक है जपा कुसुम जिसे कहते हैं। तो ऐसे हमने 10-15 फूलों की लाइन लगा दी, तो ऐसे उनका एक गार्डन है, तो एक एक फूल है वहां पे। तो जब एक एक फूल लेते हैं तो वे हो गया एक विध। और जब हम गुलाब का पूरा समूह, जपा कुसुम का पूरा समूह, कमलों का पूरा समूह, जब अलग अलग प्रकार के सारे समूह लेते हैं तो कहेंगे वो बहुविध हो गया। ठीक है, ये एकविध, बहुविध, ये 4 भेद हमने अभी तक देखे। ठीक है, अभी आगे आते हैं क्षिप्र और अक्षिप्र। क्षिप्र मतलब होता है एकदम तेज गति वाले पदार्थ, और अक्षिप्र मतलब ऑपोजिट, मंद गति वाले पदार्थ। जैसे हमने कोई रॉकेट जाते हुए देखा या हवाई जहाज को देखा, कितनी तेजी से जाता है हमारे सामने से, तो वो तेज गति वाला पदार्थ हो गया, मतलब वो क्षिप्र में आएगा। और कोई एकदम मंद गति वाला पदार्थ होता है, जैसे कोई बहुत ही वृद्ध व्यक्ति है, वो कैसे हो तो भी लड़खड़ाते हुए 10 मिनट में शायद से 10 कदम चलता होगा। तो ये जो एकदम मंद गति से चल रहा है, ये अक्षिप्र विषय हो गया। ये अव्यक्त में भी लगा सकते हैं, जैसे हमने परमाणु का उदाहरण लिया था, आपको याद होगा। तो परमाणु अत्यंत तेज गति से, देखिए एक परमाणु अव्यक्त विषय है, बराबर। तो ये अव्यक्त विषय हम का उदाहरण लेते हैं। हमने ये कहा था कि परमाणु अगर अत्यंत तीव्र गति से गमन करता है तो एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। मतलब लोक, हमारा जो 3 लोक है उसके एकदम बेस में होगा, और एक समय में जाके सिद्ध भगवान है, मान लीजिए आदिनाथ भगवान जहाँ विराजमान होंगे वहां जाकर डायरेक्टली पहुंच जाएगा। मतलब एक समय में इतनी तेज गति से जा सकता है, ये क्षिप्र हो गया। और अक्षिप्र मतलब, इसके लिए भी हमने उदाहरण देखा था, परमाणु अगर अत्यंत मंद गति से, मतलब स्लोएस्ट स्पीड में अगर गमन करता है तो एक समय में वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा सकता है। मतलब इतना कम डिस्टेंस भी कवर कर सकता है। सिर्फ एक प्रदेश यहाँ था और बस बाजू के प्रदेश में वो जाकर रुक गया, तो ये एक समय लेता है अत्यंत मंद गति में। देखिए, अत्यंत मंद गति से एक ही समय में सिर्फ एक प्रदेश गमन करता है, और एकदम तीव्र गति में एक ही समय में वो 14 राजू भी गमन कर लेता है। तो ये अपनी स्वाभाविक ताकत है, वो कितना गमन करता है। कहने की बात इतनी है कि क्षिप्र और अक्षिप्र मतलब तेज गति वाले और मंद गति वाले पदार्थ, बराबर। अब आते हैं अनिश्रुत और निश्रुत। देखिए, अनिश्रुत मतलब होता है, वैसे जाने से पहले ये शब्द हमने कहीं सुना है क्या, निश्रुत और अनिश्रुत? कोई बताएगा? या ऐसा ऐसे सिमिलर वर्ड कहीं सुना है क्या? ये तो पढ़ाई है जी। चलिए आपको एक हिंट भी देता हूँ। हम जब शरीर की चर्चा कर रहे थे, शरीर में भी जब हम तेजस शरीर की चर्चा कर रहे थे, तो वहां ऐसे शब्द देखे थे। अभी तो बहुत पास आ गए हैं, आपका उत्तर आना ही चाहिए। हमने तेजस शरीर के 2 भेद देखे थे, एक निस्सरण तेजस शरीर और एक अनिस्सरण तेजस शरीर। याद आया? तो वही बात यहाँ, हाँ हाँ हाँ, वो
पहली बार वो बहुत बार वो शुभ तेजस अशुभ तेजस यही सुना रहता है, तो वो मेरे साथ भी वैसे ही होता था, मैं भी शुभ तेजस अशुभ तेजस ही कह देता, परंतु तेजस शरीर की और बहुत बढ़िया। तो निस्सरण के हमने 2 भेद किए थे, शुभ तेजस अशुभ तेजस। कहने की बात इतनी है, वहां कहा था निस्सरण मतलब जो निकलता है, आत्मा के साथ नहीं रहता है, और अनिस्सरण वो होता है जो तेजस वर्गणाओं से बनता है, आत्मा के साथ हमेशा बना रहता है, औदारिक और वैकृतिक शरीर को कांति प्रदान करता है, ये अनिस्सरण हो गया। ये आत्मा से के साथ निकलता नहीं है। तो यहाँ भी यही समझना, अनिश्रित मतलब वैसे यहाँ थोड़ा सा अलग अर्थ में लेंगे, परंतु सिमिलर टाइप का अर्थ यहाँ भी घटित होता है। अनिश्रित क्या कह रहे हैं? आंशिक दिखने वाले पदार्थ। जैसे एक हाथी नदी में डूबा हुआ है और हमें उसकी सिर्फ सूंड दिखाई दे रही है, वो ऐसे खेल रहा है अपना मस्त पानी में और सिर्फ उसकी सूंड दिखाई दे रही है, मतलब सूंड माने उसका ट्रंक। तो इससे हमने जाना कि यहाँ हाथी है, हमने सिर्फ उसका एक अंश देखा, उसके शरीर का कोई हिस्सा देखा, उससे हमने जाना कि यहाँ हाथी है। और जब हमें उस पानी में पूरा हाथी दिखाई दे देता है, उसके 4 पैर, उसकी सूंड, उसके 2 दांत, उसकी 2 आंखें, उसके कान, ये सब दिखाई देता है, उसका शरीर पूरा दिखाई देता है, तो कहेंगे ये निःसृत है, मतलब पूर्ण दिखाई देने वाला पदार्थ है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दूर से आ रहा है, हमें सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? हमने सिर्फ चेहरे से जान लिया कि हाँ ये हमारे मम्मी पापा है, कोई होंगे, या हमारे परिचित व्यक्ति है, तो हमने सिर्फ उनके चेहरे से जाना, पर चेहरा जाना तो सिर्फ एक हिस्सा देखा उनके शरीर का, बराबर। तो ये हो गया अनिश्रित। और जब उनको पूर्ण शरीर देखेंगे, उनका आकार प्रकार देखेंगे, उनको हमारे सामने प्रत्यक्ष देखेंगे, तो कहेंगे ये पूर्ण दिखाई देने वाला पदार्थ है, मतलब निःसृत है, बराबर। ये निःसृत अनिश्रित की भी बात हो गई। अब आते हैं अनुक्त और उक्त। अब उक्त मतलब क्या होता है? कहा हुआ या कथित या वर्णन किया हुआ। और अनुक्त क्या होगा? अवर्णित या अकथित पदार्थ। जैसे किसी ने पूछा कि यार तुम मेरी गाड़ी लोगे? तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा हाँ हाँ मैं ले लूंगा तुम्हारी गाड़ी, मैं तुम्हारी गाड़ी 2 लाख रुपए में खरीद लूंगा। तो ये क्या हुआ? मैंने उसको कह दिया, स्पष्ट रूप से मैंने शब्दों से बोला, ये क्या हो गया? उक्त। और उसने सिर्फ पूछा कि उसने अब दूसरा केस खड़ा करते हैं। उसने पूछा क्या तुम मेरी गाड़ी 2 लाख रुपए में लोगे? और मैंने जो अभी चलता है ना कि वो अंगूठा दिखा दिया, हाँ हाँ, जो यस का साइन होता है, मतलब ऐसे उस साइन कन्वेंशन में कुछ खेल कर उसने ऐसा दर्शाया कि हाँ मैं भाई तुम्हारी गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं खरीद लूंगा। उसने कहा कुछ नहीं, सिर्फ कुछ शरीर की क्रियाओं के द्वारा ऐसा दर्शाया कि हाँ मैं ये तुम्हारी गाड़ी खरीद लूंगा। तो ये हो गया अवर्णित या अकथित पदार्थ, मतलब अनुक्त विषय हो गया। ठीक है। अब आते हैं ध्रुव और अध्रुव पदार्थ। ध्रुव पदार्थ तो एक बहुत ही फेमस उदाहरण है ध्रुव तारा, जो कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता है, एक ही स्थान पर बना रहता है। तो ये क्या हो गया? स्थिर पदार्थ है, मतलब ये ध्रुव हो गया। और अध्रुव मतलब जैसे मान लीजिए गाड़ी का कोई पहिया है, वो निरंतर घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, ये अस्थिर है, तो ये अध्रुव हो गया। और उसी गाड़ी में अगर हमें लगाना है तो जो उसकी सीट है, क्या सीट हिलता है कभी? सीट वैसे का वैसा बना रहता है। तो और उसकी जो मेन बॉडी है, उसका छत है, ये सभी बातें हिल थोड़ी ना रही है, ये वही की वही बनी रहती है। तो ये क्या हो गया? ये ध्रुव पदार्थ है, स्थिर पदार्थ है। ठीक है। तो ये कुल
हमारे व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों के 12 भेद पाए जाते हैं। कौन से हैं, हम इनके नाम सिर्फ दोहराते हैं और फिर मति ज्ञान के कितने भेद हो सकते हैं इनकी भी चर्चा करते हैं। बहु एक, बहुविध एकविध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रुत निश्रुत, अनुक्त उक्त, ध्रुव और अध्रुव। ठीक है, ये 6 जोड़ों के 12 भेद होते हैं। अब आइए हमें देखना है कि मति ज्ञान के 336 भेद किस प्रकार होते हैं। मैंने तो टोटल फिगर पहले ही बता दी, फिर भी हम एक बार कैलकुलेट करते हैं। हमने 2 भेद देखे थे मति ज्ञान के, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह। ठीक है, अभी अर्थावग्रह की कैलकुलेट करते हैं। अर्थावग्रह के मति ज्ञान के कितने 4 भेद हो सकते हैं, मतलब अवग्रह इहा अवय धारणा में से कितने भेद हो सकते हैं, कितने भेद पाए जा सकते हैं। तो कहा था कि देखिए, अर्थावग्रह यह व्यक्त पदार्थ का होता है और व्यक्त पदार्थ में अवग्रह इहा अवय धारणा ये चारों भी बातें पाई जा सकती है। तो ये 4 मति ज्ञान के भेद के देखिए, आप चाहिए तो कॉलम बनाइए। अब मैंने तो वैसे पीपीटी बनाई नहीं है, तो मैं अगली बार बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। आप लिखिए मति ज्ञान के भेद एक कॉलम में, वहां नीचे लिखिए उसके बाजू में लिखिए अर्थावग्रह। अर्थावग्रह के भेद आएंगे 4। अब व्यक्त पदार्थ के 12 भेद संभव है, बहु बहुविध क्षिप्र ये सब 12 भेद देखे, इनके संभव है। तो कितने भेद संभव, उसके बाजू के कॉलम में 12 लिखिए। अब आता है कितने इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो अर्थावग्रह हमने देखा था कि 6 इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो चौथा कॉलम है इंद्रियों का, तो वहां 6 लिखिए। अब इन 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो कुल मिला के कितनी फिगर आती है, कोई बताएगा। बहुत बढ़िया। इन 4 बाय 12 बाय 6 288 या 288 कुल फिगर आती है। ये तो हमने सिर्फ अर्थावग्रह की जानी। अब आता है व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह हमने देखा था कि अवग्रह के आगे उसकी गाड़ी बढ़ती ही नहीं है, वो अवग्रह तक ही रुक जाता है और वो सिर्फ 4 इंद्रियों के माध्यम से होता है। कौन से? स्पर्श, रस, रसना, घ्राणेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय, इन 4 इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो इंद्रियों के कॉलम में हमने 4 लिख दिया। उसके कितने विषय या भेद संभव है, तो अव्यक्त पदार्थ है, तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों के 12 भेद संभव है, ये भी देख लिया। तो कितने भेद संभव है, उसमें 12 लिख दिया। और मति ज्ञान के जो 4 भेद है, अवग्रह इहा अवय धारणा, उसमें से कौन सा संभव है, सिर्फ अवग्रह संभव है, तो वहां 1 लिखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 कुल मिला के आता है 48। तो अर्थावग्रह के 288, व्यंजनावग्रह के 48। अब इन दोनों की अगर टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 336 भेद बराबर। तो ऐसे कुल मिला के अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह के मिलके हमारे पास 336 भेद संभव है। मतलब मति ज्ञान 336 भेदों में से किसी एक भेद से हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कैसे संभव है, इसके लिए हम उदाहरण भी लेते हैं। जैसे हमने कहा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 4 कषाय चौकड़ियां, इनकी एक एक करके क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय लगाना। ठीक है, तो कैसे संभव है, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, ऐसे करके हम कुल 16 भेद बना सकते हैं।
तो इसी प्रकार से हमने देखा कि एग्जाम्पल के फॉर्म में अर्थावग्रह में नेत्रेंद्रिय के द्वारा या चक्षु इंद्रिय के द्वारा किसी क्षिप्र वस्तु का हमें अवाय हुआ। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस हमें मैच द फॉलोइंग या कॉम्बिनेशंस हमें सिर्फ बनाते जाना है। तो ऐसे अर्थावग्रह के 288 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है और व्यंजनावग्रह के 48 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है और कुल मिला के मति ज्ञान के 336 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ठीक है, यह हमने मति ज्ञान के किस प्रकार भेद संभव है इसकी भी चर्चा की। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि ये जो स्मृति, प्रत्यभि, तर्क और अनुमान है ये अर्थावग्रह के बाद ही पॉसिबल है, बराबर, क्योंकि व्यंजनावग्रह तो सिर्फ अवग्रह तक ही रोकता है, वहां तो इहा भी नहीं होता, तो स्मृति प्रत्यभि की तो बात ही बहुत दूर है। तो कहना इतना है कि अर्थावग्रह के बाद हमारा अर्थावग्रह में धारणा हुआ मान लीजिए, उसके बाद स्मृति भी हुआ, प्रत्यभि भी हुआ, तर्क भी हुआ, अनुमान भी हुआ। तो स्मृति के भी 288 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, प्रत्यभि के भी 288 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, अनुमान तर्क के भी 288 और अनुमान के भी 288। तो अगर आप अर्थावग्रह में अगर टोटल कैलकुलेट करें तो आते हैं 1440, बराबर है। अर्थावग्रह के पहले के जो 4 थे, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इनके 288 हुए। फिर स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, इनके कितने होते हैं, 1200 माइनस 48, 1152, ये स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान के 1152 होते हैं और इसके 288, तो कुल मिला के 1440 हुए। और अगर व्यंजनावग्रह का भी 48 ऐड करते हैं तो 1488 ऐसे विस्तार से हमें मति ज्ञान के भेद प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये विषय आपको समझ में आ गया। ये भेद कैसे बने ये समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगली बार मैं पीपीटी के द्वारा फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं। दे बराबर 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 नहीं, वैसा नहीं। देखिए, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इनके अर्थावग्रह के हमने कितने भेद देखे थे? 288, बराबर। अभी स्मृति के 288, प्रत्यभि के 288, तर्क के 288, अनुमान के 288, तो ये 288 के 5 सेट हो गए ना। तो ऐसे इनको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1440 आ गए और अर्थावग्रह के 48 ऐड करेंगे तो 1488 ऐसे कुल भेद आते हैं। ये समझ में आया? अरे अच्छा, ऐसा प्रश्न है। देखिए, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, ये मैं आगम नहीं ले रहा हूं ना। फिर बराबर, ये 4 हो गए और अर्थावग्रह के भी तो 288 लेने हैं हमें, तो ये कुल मिला के 5 हो गए। ओके, व्यंजनावग्रह के 48। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। अर्थावग्रह के हमने कुल 288 भेद कैलकुलेट किए, बराबर। इसमें स्मृति के 228 ऐड कीजिए, 288, प्रत्यभि के 288, तर्क के 288 और अनुमान के 288, तो ये कितने आते हैं? ये आते हैं 1440। और इसमें
फिर व्यंजनावग्रह के हमने कितने कैलकुलेट किए थे? 48। तो इसमें 1440 में 48 ऐड कीजिए तो 1488 आ गए। बस हो गया ये। ठीक है, और कोई प्रश्न? ओके, तो आज हमने ये मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ कैसे होते हैं, तो व्यक्त और अव्यक्त, ये दो बातें देखी। व्यक्त के द्वारा अर्थावग्रह संभव है और अव्यक्त के द्वारा व्यंजनावग्रह संभव है। व्यक्त में अवग्रह, इहा, अवय, धारणा चारों बातें संभव है और ये 6 इंद्रियों के माध्यम से होता है, परंतु व्यंजनावग्रह सिर्फ अवग्रह तक ही रुकता है और 4 इंद्रियों के माध्यम से संभव है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और करण, इन 4 के माध्यम से। ठीक है, और इनके 12 विषय दोनों में सेम ही पाए जाते हैं। बहुविध, क्षिप्र, बहु, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिश्रुत, निश्रुत, अनुक्त, उक्त, ध्रुव और अध्रुव, ये 12 भेद तो दोनों में समान ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने इनके विषयभूत पदार्थों की चर्चा की। अगली बार से अपन श्रुत ज्ञान का प्रकरण शुरू करेंगे, तो श्रुत ज्ञान के बाद फिर हमारे दर्शनोपयोग की भी चर्चा शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,